जय हिंद साथियों, आज आपके बीच लाइव आकर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। पहला, आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक होगी? जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसका गुणांक क्या होगा? अगर पेपर सरल हुआ तो क्या होगा? अगर पेपर कठिन रहा तो क्या होगा? कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है, सर मेरा यूपी टेट में कम अंक रहा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन मेरा मित्र, मेरी सहेली, मेरा सहेला, मेरे घर के लोग कम पढ़े थे, उनके ज़्यादा अंक आ गए। कुछ के मन में आ रहा है कि सर मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है, एक शिक्षिका बनना है, मुझे कितना देर पढ़ना चाहिए? क्या कम पढ़कर भी नौकरी ली जा सकती है? क्या ज़्यादा पढ़ना जरूरी है? फिर कुछ के मन में सवाल आ रहा है कि सर कितने गुणांक पर चयन हो सकता है, माने सेब गुणांक क्या हो सकता है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर ये शिक्षक भर्ती परीक्षा आखिर होगी कब तक? इतने ज्यादा संख्या में अगर यूपी टेट पास होकर लोग आएंगे, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर गुणांक क्या होगा? एक तरफ 2011 के बाद जितने लोग टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, वे सभी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। इस बार पात्रता परीक्षा में सी टेट यूपी टेट मिलाकर बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, जिससे 6 से 7 लाख उम्मीदवार आगामी शिक्षक भर्ती के लिए स्पर्धा करेंगे। लेकिन पद संख्या लगातार कम हो रही है, निकट भविष्य में और कम होगी। तो फिर चयन कैसे होगा या चयन की प्रक्रिया क्या होगी? हमें कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें आपको करंट पे, विविध पे ही क्या अपना ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसे भी हैं जैसे जिनका विज्ञान विषय है, वो केवल विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित वाला गणित ही पढ़ रहा है, जिनको गणित से डर लगा गणित पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ केवल सोशल पढ़ रहे हैं। तो क्या इस आधार पर चयन हो सकता है? क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा में 14 विषय हैं? क्या हम 14 विषय पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और ये हम आपके सामने लाइव बैठे हैं। सबसे पहले हम इन सभी बातों का एक एक क्रम में जवाब देंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे और उस सभी सवालों के जवाब देंगे। आप लोग अब इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, इस सभी को वीडियो पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, यूपी टेट 2022 को जो परीक्षा हुई है उसमें ज्यादातर सवाल यूपी टेट 2017 से है। तो जिनके कम अंक आए हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा क्या होगा, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग के अंक ज्यादा आ गए हैं, उन्होंने अभी हाल में पढ़ लिया था। तो एक फैक्ट बात मैं बताऊंगा, ये सभी के लिए जरूरी है कि जो आपने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, वो आपकी वास्तविक ज्ञान और पूंजी है। किसी के अंक किसी के सफलता को नहीं दर्शा सकती। कोई अंक किसी का, किसी भी व्यक्ति के, उसके जो पढ़ाई का लेवल है उसका डिफिनेशन नहीं है, उसका वो परिभाषा नहीं है। एक मतलब अगर आपके अंक कम है लेकिन आपके पास ज्ञान है, आपको ये पता है अपनी तैयारी कितनी है और आपने कितनी बेहतर तैयारी की है, वो आपके आगामी शिक्षक भर्ती में एक बेहतर परिणाम के रूप में आएगा। दो तरह की होते हैं लोग, जैसे मैंने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा से 3 दिन पहले मैंने कुछ मैटर पढ़ लिया और वो परीक्षा में आ गया और आपने ज्यादा अंक लिया है। और एक बंदा है पूरा दिन रात एक करके पढ़ रहा है, लेकिन परीक्षा के समय वो जो पढ़ा था परीक्षा में नहीं आया। क्या वो कम जानकार है? क्या वो असफल है? तो सफलता असफलता का अंक जो पैमाना है, अंकों के बोझ तले न दबाइएगा। अब हम और आगे चलते हैं, अगले बात सवाल का जवाब आपके सामने लेकर। दूसरा सवाल आ रहा है कि सर क्या आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी, अगर उसमें पेपर सरल होगा तो क्या होगा, कठिन होगा तो क्या होगा? दोनों की बातें जान लीजिएगा। अगर पेपर सरल हुआ, अगर पेपर का स्टैंडर्ड सरल रहा, तो उसका खामियाजा क्या होगा कि इस बार 2011 से लेकर 2021 तक में यूपी टेट जिन्होंने भी दिया है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। माने जिन्होंने टेट पास करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए, 5 साल पूर्ण हो गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, वो सभी ग्रहणी, सबको एक मौका मिला है। तो उसके साथ साथ 2017 का जो पेपर 19
सॉरी 21 में जाके पूछे गए हैं, मतलब जो 22-21 की परीक्षा जो 22 में होती है, तो ज्यादा लोग के अंक आ गए। इस बार हर बार की अपेक्षा टेट उत्तीर्ण होने का परसेंट ज्यादा रहेगा। 12 लाख लोग थे बैठे। 12 लाख का मतलब यह समझिएगा कि प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूं। अगर उसमें से 7 लाख भी पास होते हैं तो पिछली बार जो पास थे उन्होंने भी ज्यादातर फॉर्म भरे हैं। मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 से 8 लाख अभ्यर्थी होंगे आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। भर्ती की पद संख्या कम है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जो पहली शर्त होगी एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने की, वो होगा 90-97 का कट ऑफ। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो 90-97 का कट ऑफ होगा, एक्चुअल में क्या होगा ये जानते हैं। कट ऑफ ध्यान से समझिएगा, एक शिक्षक है, शिक्षक की तरह समझने का प्रयास करिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे सभी ध्यान से समझेंगे कि जो पैमाना होगा कट ऑफ का वो 90-97 पास करेंगे। तो जो अगर पेपर सरल हुआ तो ज्यादा लोग पास करेंगे। जैसे 68,500 1 लाख लोग आवेदन किए थे, 1,05,000, 41,000 पास हुए, सबको नौकरी मिल गई, गुणांक की कोई मतलब नहीं रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 69,000 अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, मतलब 4 लाख लगभग परीक्षा देते हैं, 1,35,000 पास होते हैं, 69,000 को नियुक्ति पत्र मिलती, बाद में 6800 का मामला, मतलब 75,000 एक तरह से कह सकते हैं को नियुक्ति मिली। बाकी अभी भी 60,000 बचे हैं। तो पास हो जाने से अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर पेपर सरल है, ध्यान दीजिएगा, अगर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर सरल है, ठीक है, अगर पेपर जब सरल होगा तो सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा जो हाई मेरिट है और जो लो मेरिट है, जिनके कम गुणांक होंगे। पास सभी हैं, जैसे मान लीजिए कोई 110 पाया, उसके गुणांक 33 है, और किसी ने 115 अंक पाया, अब उसके गुणांक 25 है। इस दशा में किसकी नियुक्ति पहले होगी? जिसके गुणांक ज्यादा है। माने जब पेपर का स्टैंडर्ड सरल होगा तो जिनके एकेडमिक गुणांक ज्यादा उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर पेपर का स्टैंडर्ड कठिन है तो कम लोग पास होंगे। तो जब कम लोग पास होंगे, जरूरी नहीं ज्यादा गुणांक वाला भी ज्यादा अंक लाए, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कम गुणांक वाला कम अंक लाए, वो भी ज्यादा अंक ला सकता है। तो जब आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो होगी उसका पेपर जितना कठिन होगा उतना हर अभ्यर्थी के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि कम लोग जब क्वालिफाई करेंगे तो एक तरह से भीड़ काफी कम हो जाएगी। अब उसमें से पद के सापेक्ष, जैसे हम ये मान लेते हैं कि पद के सापेक्ष पहली 68,500 में एक पद पर 1.5 उम्मीदवार था, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पद पर 2 उम्मीदवार था जो पास था, और जो फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं 68,500 में उम्मीदवार एक पद पे आधा उम्मीदवार, 69,000 में एक पद पर 2 उम्मीदवार। तो आगामी जो भर्ती परीक्षा आपकी होगी इसमें एक पद पर कम से कम 4 उम्मीदवार से 5 उम्मीदवार होंगे, पास होंगे। जो मेरी बात को गौर समझिएगा, एकदम फैक्ट ऑथेंटिक बात है। एक पद के लिए 5 उम्मीदवार पास होंगे, उनमें से जो 5 में सबसे बेहतर होगा उसी का चयन होगा। तो आप अपने आसपास, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि अपने आसपास जो भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको अपने 5 मित्रों में सबसे बेहतर गुणांक लाना है। एक बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ परीक्षा में आपके मित्र, आपके सगे संबंधी बैठेंगे। आप ये अनुमान लगाइएगा जब एक सीट पर 5 दावेदार होगा जो उत्तीर्ण करके आएगा, तो उस दशा में आपको उनसे बेहतर रहना होगा। तो कट-ऑफ जो होगा 60-65 का होगा, लेकिन हो सकता है नियुक्ति आपकी 80% और 75% पर हो। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ज्यादा अंक वालों का जब होगा तो अपने आप मेरिट ऊपर हो गई। 60-65 तो कट ऑफ है, लेकिन अंतिम रूप से चयन होने के लिए ना जाने कितना मेरिट होगा आपका। तो इस दशा में मेरी बात समझिएगा, अपने 5 साथी मित्रों में आप ये प्रयास करिए कि आप उनसे ज्यादा अंक लाइए। अब ज्यादा अंक का मतलब क्या है, देखिए 69,000 में लगभग 67 से 68 गुणांक तक वालों का सेफ गुणांक रहा और उनका चयन हो गया। तो एक गुणांक कम होने पर, ध्यान दीजिएगा, एक गुणांक कम होने पर कम से कम 7 से 8,000 अभ्यर्थी होते हैं। एक गुणांक कम होने पर 7 से 8,000 अभ्यर्थी होते हैं, 7 से 8,000 अभ्यर्थी होते हैं। उस दशा में इस बार क्योंकि प्रतिभावान लोग जा रहे हैं,
आप जैसे मेहनती लोग जा रहे हैं, तो एक पद के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जो गुणांक आपका बनेगा, अगर मैं जनरल गुणांक की बात करूं, सामान्य वर्ग के गुणांक की बात करूं, तो 73 से 75 के बीच होगा। मेरा मतलब ये कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, मैं अनुभव के आधार पर अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। माने जो सेब गुणांक होगा वो कितना होगा, वो गुणांक आपका होगा 73 से 75। ध्यान समझिएगा, आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नियुक्ति के लिए 73 से 75 गुणांक। अब इतना गुणांक आपको बनाने के लिए क्या करना होगा? अब कुछ कह रहे हैं सर मेरा गुणांक 23 है। अगर आपका गुणांक 23 है तो अभी आपको 50 गुणांक और लाने हैं। तो जो 50 गुणांक लाने के लिए कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे? अगर आपने 100 प्रश्न सही किए, ध्यान दीजिएगा, मैं 23 गुणांक वाले को बता रहा हूं, अगर आपने 100 प्रश्न सही किए तो आपके 40 गुणांक बनते हैं। कितने? 40 गुणांक। और अगर आपने 5 प्रश्न सही किए तो 2 गुणांक बनते हैं। तो जिनके गुणांक 23 हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके गुणांक 23 हैं, अगर वो 125 अंक लाएंगे तब उनके गुणांक बनेंगे 73। कितने बनेंगे? 73। तब वो अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे। लेकिन जिसका गुणांक 28 या 30 है, अगर मैं औसत 30 लेकर चलूं कि जिनके गुणांक 28 हैं या 30 हैं, या हम 28 मान के चलते हैं, जिनके गुणांक 28 हैं उनके लिए क्या होगा? अब उनको भी 73 तक पहुंचना है। तो अब उनके अगर 28 हैं तो अभी उन्हें कितने गुणांक जरूरत है? लगभग हम ये मान सकते हैं कि 45, अमूमन एक 45 गुणांक की जरूरत है। तो 100 प्रश्न पे 40 गुणांक और 5 गुणांक और लाने के लिए 10, माने 110 अंक। माने जिनके गुणांक 28 या 30 हैं उनके जो अंक हैं वो 110 के आसपास होने चाहिए। कितने? 110 के आसपास होने चाहिए। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति ये चाहता है मैं परीक्षा हाल के अंदर और बेहतर प्रदर्शन करूं, मैं परीक्षा हाल के अंदर और ज्यादा अंक लाऊं। तो लेकिन आप अपने आप से, अब आपका गुणांक मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना है, पद कम है, क्योंकि मेरे कहने से न पद बढ़ जाएंगे न मेरे कहने से पद कम हो जाएंगे, तो उस दशा में आपको सरकारी शिक्षक बनने में क्या अभूतपूर्व महत्वपूर्ण बात होगी, वो यह होगी आपके लिए कि आपको इतना मानना है कि 75 गुणांक क्रॉस करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक प्रश्न आता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं। मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा, जो कोई पूछ रहा है कि 1/4 जुड़ेगा नहीं, मैं सबके जवाब दूंगा। कुछ लोग का ये सवाल है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसका भी जवाब आप जान लीजिएगा। मेरा IQ लेवल, आपका IQ लेवल सबका अलग अलग है। आपने पढ़ा होगा व्यक्ति भिन्नता। क्या पढ़ा होगा? एक चैप्टर था व्यक्ति भिन्नता। सब बच्चे की सोच अलग होती है। मैं गणित का सवाल 2 बार में समझ लेता हूं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 बार में नहीं समझ पाते होंगे। वो 20 घंटे गणित पढ़े, मैं 1 घंटे गणित पढ़ूं, तब भी मैं उनसे ज्यादा स्कोर करूंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा था, हो सकता है मैं तो गधा बैल आदमी हूं, मंदबुद्धि इंसान हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो उस दशा में आप ये समझिए कि सबका अलग अलग IQ है। कोई 3 घंटे में कवर कर लेता है, कोई 4 घंटे में पढ़ लेता है, कोई 5 घंटे में पढ़ लेता है। लेकिन आप एक औसत टाइम, क्योंकि प्रेशर देकर नहीं पढ़ना है, अगर आप प्रेशर देकर पढ़ेंगे तो न घर के होंगे न घाट। ये जो है ना, इसकी एक क्षमता है, ये सोच अनंत है, इसकी सीमा अनंत है, लेकिन एक इसकी क्षमता है। अगर इस पर ज्यादा बर्डन करेंगे तो जैसे थकान की अनुभूति, तबीयत खराब होगी, तो जो पढ़ाई का फ्लो टूट जाएगा। एक रेशियो बनाइएगा कि 6 से 7 घंटे डेली, 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने हैं एकदम। और यह मानकर पढ़ना, अपने दिमाग के अंदर यह एक बात धारणा बना लिया है, बना के रखना होगा कि आप एक बार में पढ़ते हैं याद हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, मैं अपनी बात आप तक शेयर कर रहा हूं। जैसे मैं जब एक बार पढ़ता हूं तो लगभग चीजें मुझे याद हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये होता है मुझे आपको पढ़ाना है और मुझे वहां कॉपी किताब उठा के नहीं देखना है, मुझे लेक्चर देना है। तो मैं एक बार पढ़ता हूं, चीजें मुझे याद हो जाती हैं। तो आप अपने दिमाग को ये बता के रखिए कि एक बार ही पढ़ेंगे और आपको याद करना है। अब पढ़ना कैसे है? 7 घंटा तो बता दिए, यहां पे ये भी पता है सबकी IQ अलग अलग है। तो एक बात जो सबके साथ कॉमन है कि उसमें 21 विषय है। करंट को ले लिया जाए तो 22 विषय है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी के लिए। तो सबको सब नहीं आता। गणित वाले को सोशल नहीं आएगा, सोशल वाले को गणित नहीं आता है, दिक्कत होती है। संस्कृत वाले को अंग्रेजी में दिक्कत होगी, अंग्रेजी वाले को संस्कृत में दिक्कत होगी। भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भले न करिए, शेयर कर दीजिए, दिक्कत होगी ना। मेरी बात समझ लीजिए।
अब जब इन दोनों को दिक्कत होगी तो भी सिलेक्शन में समस्या आएगी। अब आप एक कॉपी निकालिएगा आज ही, सबसे पहले सिलेबस अपने पास रखिएगा। अब उसमें यह देखिए कि कौन सा आपको सरल लगता है, क्योंकि जो आपको सरल लगता है वह पढ़ने में मजा आता है। गणित वाले को गणित पढ़ने में मजा आता है, तुरंत सवाल उत्तर आता है। संस्कृत वाले को संस्कृत पढ़ने में मजा आता है, विज्ञान वाले को विज्ञान पढ़ने में मजा आता है, सोशल वाले को सोशल पढ़ने में मजा आता है। लेकिन जो सब्जेक्ट उसे नहीं आता उसे बोरिंग लगता है और वही उसको बार बार पंच करता है। गणित नहीं आता, गणित पढ़ो, गणित पढ़ो, गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, मतलब जो उसको नहीं आता उसको लगता है बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा उसके मन में धारणा बन जाती है। तो आप दो कॉलम बनाइएगा, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या नहीं आता। जो जो आपको आता है उसे केवल रिवीजन करिएगा, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को केवल हल करिएगा, उसे पढ़ने में समय मत बर्बाद करिए। मेरी बात को गौर समझिएगा, जो आपको आ रहा है उसमें यह प्रयास करिएगा कि उसे रिवीजन करिएगा। जैसे गणित वाला गणित रिवीजन करे, पर्यावरण अध्ययन सोशल वाला सोशल रिवीजन करे, हिंदी जिसकी स्ट्रांग है क्योंकि अभी यूपी टेट में भी आपने पढ़ा है, केवल रिवीजन करिए। अब वो पढ़िए जो आपको नहीं आता। जैसे गणित नहीं आता तो गणित में थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, संस्कृत नहीं आता संस्कृत में मेहनत बढ़ाइए, अंग्रेजी नहीं आता तो जो आपको आता है उससे मजबूत करने के लिए रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो नहीं आता है उस पर मेहनत करिए। 1 से 2 महीने बाद आप फिर इसी YouTube चैनल पर ई लर्निंग विद दुर्गेश पाएंगे, जहां मैं गेस्ट में रहकर अपनी बात आप तक रख रहा हूं। आप अपने आप में एक बदलाव देखेंगे, आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे और आपको यह लगेगा कि आप पहले से बेहतर स्कोर कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर जब पिछली बार 67 गुणांक पे चयन हुआ था तो 75 क्यों बता रहे हैं। आपके मन में सवाल है, मेरे मन में भी सवाल है। उसके 2 कारण हैं। क्योंकि बीटीसी 2015 बैच आखिरी, डीएलएड 16 बैच, बीएड 16 बैच आखिरी था जो 69,000 में सम्मिलित हुआ। ये जो पास आउट हुए थे हाई स्कूल और इंटर, मेरी बात समझिएगा, जब इस समय हाई स्कूल इंटर जो पास हुए थे उनके जो अंक थे 30 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं था। कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर इतना गुणांक आपने कैसे डिफरेंट बता दिया। बहुत सारे लोग के मन में सवाल आएगा कि सर जब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गुणांक था वो 67-66 पे नियुक्ति मिल गई, तो फिर आगामी भर्ती में 75 क्यों? क्योंकि उस समय हाई स्कूल का जो पेपर था उसमें 30 नंबर के 6 मतलब 180 नंबर का प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं था। तो उसके बाद के जो अभ्यर्थी आए हैं उनमें वो प्रैक्टिकली अंक जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो बीएड धारी हो, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, तो उनके जो मार्क होंगे पिछले बार वालों के अपेक्षा ज्यादा होंगे। चाहे जैसे 15 बैच से मैं बीटीसी रहा हूं, कुछ 16 बैच से उस साल बीएड रहे होंगे, वो आखिरी बैच है। उन बैच के बाद के जो बच्चे आ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जो 2012 से हाई स्कूल पास कर रहे हैं, वो उनके जो अंक थे वो 180 अंक प्रैक्टिकली वाले थे। तो वो परसेंट आपको बढ़ा रहा है। मेरी बात समझिएगा, वो परसेंट आपको क्या होगा, बढ़ा रहा है। जब वो परसेंट ऊपर ले जाएगा ना, बात समझिए, वो परसेंट आपको क्या करेगा, ऊपर खींचेगा, माने गुणांक को और आगे ले जाएगा। इसलिए 73 से 75 अगर कम गुणांक करते हैं तो सेफ जोन मत मानिएगा, यह कोरी सच्चाई है। मैं कहने को आपके नाते कह दूं 60 गुणांक पे भी चयन हो जाएगा, लेकिन परीक्षा, वास्तविकता, हकीकत, मौखिक बड़ा अंतर होता है। कहते हैं चांद जमीन पर लेते आएंगे, लेकिन कहना आसान है, वास्तविकता उतना ही बड़ा डिफरेंट है। फिर हम आगे बात करते हैं को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हो गया निर्धारित। तीसरी बात, YouTube पर मैंने भी देखा है कि बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। यह वीडियो देख लो हो जाओगे पास, यह वीडियो देखने से हो जाएंगे पास, करंट देख लो। तो देखिए जो सिलेबस आपके सामने है उसमें एक बात ये देखिए कि कहां कहां से प्रश्न आते हैं और कहां कहां से प्रश्न नहीं आते। एक बात अब ध्यान दीजिएगा, अपना डेली 1 घंटा इस बात पर लगाइएगा कि आपको आगामी शिक्षक भर्ती में सफल होने के लिए कुछ लोगों से अलग करना है। अगर आपके साथ 10 लोग हैं ना, आप हमेशा ये मानिएगा कि 10 लोग में आप बेहतर करिएगा। लेकिन आज से एक टारगेट बनाइएगा कि एक सीट पर 5 दावेदार है। अगर आपके साथ 5 लोग टेट या सीटेट पास हैं, आपको उनसे बेहतर करना है। अगर आप 5 में बेहतर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, उसमें बेस्ट अभ्यर्थी उसमें 1 लाख के अंदर काउंट होगा। तो आपको अब यह टारगेट रखना है कि अपने 10 से 5 साथियों के बीच आपको सबसे ज्यादा अंक गुणांक के साथ जोड़कर लेकर आना है। अब यह बात हो गई आपकी। अब एक और आपके प्रश्न जो आ रहे हैं बार बार कि सर आखिर हम कहां से पढ़े, कौन सी किताब बेहतर है।
तो एकदम फैक्ट बात यह है कि जो परीक्षा होती है 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 हो, यूपी टेट हो, किसी परीक्षा का जो प्रश्न होता है किसी एक किताब से नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, किसी सिलेबस के कटघरे में कैद नहीं होता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। जैसे चाहे 68,500 रहा हो, चाहे 69,000 रहा हो, चाहे यूपी टेट 17 रहा हो, चाहे 18 रहा हो, चाहे 19 रहा हो, चाहे 19 का जगह वही 20 में हुआ, चाहे 21 वाला रहा हो, इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती रहा हो, इलानी विद दुर्गेश की परीक्षाओं के नोट्स के प्रश्न फंसे। तो कुछ लोगों ने कहा कि 17 का रिपीट था तब भी प्रश्न फंस गया। भैया 17 में भी तो फंसता था प्रश्न, 69,000 में भी तो फंसता था प्रश्न, वही नोट्स है, जूनियर में भी तो नोट फंसे हैं। तो इसका यह मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा था कि आप अपनी तैयारी उस सिलेबस के इर्द गिर्द करिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभिमन्यु की कहानी आपको याद होगी, आप सभी क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको अभिमन्यु की कहानी याद होगी। अभिमन्यु 7 दरवाजा में से 6 तक तो जा लेता है, लेकिन 7वां दरवाजा भेद नहीं पाता। तो हम आप 1-2 सब्जेक्ट अगर हमारा स्ट्रांग है, हम सोचते रहे बन जाएंगे सरकारी मास्टर, बन जा सरकारी मास्टराइन, लेकिन हकीकत इससे अलग है। बहुत बार एकदम फैक्ट बात उनके लिए है जो सीरियस स्टूडेंट है। देखिए, जो आईएएस बनने वाला होता है वो कभी आईएएस की परीक्षा का इंतजार नहीं करता। जिस दिन वो हाई स्कूल पास कर लेता है उस दिन उसको बस एक बात ही होता है कि किसी भी तरह उसके आईएएस का जो पूरा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है वो कवर कर ले, ताकि जब आईएएस की परीक्षा देने जाए तो पास हो जाए। क्या कभी वो लड़का ये इंतजार करता है कि आईएएस की भर्ती कब होगी? पूरे भारत से 700-800 लोग केवल होते हैं 125 करोड़ जनसंख्या में से, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऐसा कहना भी सदा सत्य नहीं है। तो आप उनकी तरह सोचिए, आप बस उनकी तरह ये सोचिए कि आप अपने 10 मित्रों में ये सोचिएगा आप उनसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। आप ये भूल जाइए कि भर्ती कब होगी, आप ये भूल जाइए परीक्षा कब होगी। बस केवल ये याद रखिए कि 21 से 22 विषय का सिलेबस है, क्या क्या आपका तैयार है, क्या क्या आपका तैयार नहीं है। क्योंकि जिस समय परीक्षा हाल के अंदर होंगे उस समय यही आपकी वास्तविक पूंजी आपके साथ होगी, इसके अलावा कोई साथ नहीं होगा। जब परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे तो पूरे समाज के जवाब केवल आप देंगे। क्या आप अपने समाज में क्या यह पाएंगे कि मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हुई कि भर्ती लेट से आई? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई कि पेपर कठिन था? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई मेरा गुणांक कम था? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई मेरा ओएमआर गलत हो गया? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई कि मैंने गोला गलत बना? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई मैं एग्जाम सेंटर लेट पहुंचा? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई मुझे समय नहीं मिल पाया? क्या मेरी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई कि मैंने नोट्स नहीं पढ़े? आप इसका कोई जवाब नहीं होगा, केवल आप असफल कहलाएंगे। केवल असफल का मोहर आपके ऊपर लग जाएगा कि आपके साथ के लोग को नौकरी मिली, आपके घर के बागल वाले को नौकरी मिली, आपके भाई को नौकरी मिली, आपकी बहन की नौकरी मिली, आपके चाचा को नौकरी मिली, आपके भाभी की नौकरी मिली, आपकी बुआ को नौकरी मिली, लेकिन आपको नहीं मिली। इसका एक ही जवाब आपकी सफलता होगा। परीक्षा हाल से बाहर निकलने के बाद आप इकलौते व्यक्ति होंगे जिसके ऊपर पूरे समाज की निगाह होगी। आपने बेहतर किया, लोग तालियां बजाएंगे, आपसे कहेंगे मिठाई खिलाइए। लेकिन अगर आप वंचित रह जाते हैं लोग ताने मारेंगे, ताने मार मार के वो हालात करेंगे कि आप पढ़ने की जगह डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, लोगों को मत सुनिएगा, अपने अंदर को सुनिएगा। आपकी कितनी तैयारी है, कितनी और करनी है। कुछ लोग कहते सर मैंने तैयारी बहुत की, मेरा नंबर कम आया। अरे भगवान, आपका ज्ञान तो आपके पास है, क्या आपका ज्ञान किसी ने ले लिया? मैं आज पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके बीच एक छोटा सा अंतर है। पता है क्या? हो सकता है आपकी उम्र मुझसे ज्यादा हो सकता है मेरी उम्र आपसे बहुत ज्यादा हो सकता है मैं आपके बराबर हूं, हो सकता है मैं आपसे छोटा हूं, हो सकता है मैं आपसे अक्सर बड़ा हूं, लेकिन आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैंने मेहनत करके ज्ञान अर्जन किया है। मैं तब भी पढ़ता था और आज भी मैं पढ़ रहा हूं, आज उसी का परिणाम है। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। आप भी इस बात को अपने आप में सोचिए कि आप भी आज से कुछ ऐसा करें कि आपका ज्ञान कभी बाहर नहीं जाएगा, वो आपको हमेशा लोगों से अलग करेगा, वो हमेशा 10 लोगों में से आपको अलग दिखाएगा कि आप इन 10 से अलग हैं। आपके अंदर कुछ बेहतर है, आपके अंदर कुछ बड़ा है जो आपको सिलेक्शन के और नजदीक खींचेगी। जीवन में नकारात्मक शब्द कभी मत लाइएगा, क्योंकि जब नकारात्मक आता है तो आपको बोझिल बनाता है और आपको लक्ष्य से वंचित करता है।
अब जिसके टेट में कम अंक होंगे, अब वो इस बात को लेकर परेशान होगा, अरे भगवान आपने पढ़ा था, आपने मेहनत की थी, आपके पास ज्ञान आपका है, आपकी तैयारी बेहतर थी, तो भैया आगे के लिए लग जाइए ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं, मेरी बात छोटी होगी, समझने का जो वही लिखेगा, बाकी नहीं। टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस मुकाम पर काबिज रहना बड़ी बात है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग पढ़ रहे हैं, तो जो टॉप करेगा वो इस पर आएगा, और लेकिन जो 100वें स्थान पे उसका स्थान फिक्स है, वो इसके नीचे जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसने जरा से मेहनत में कमी हुई तो नीचे वाला टॉप कर जाएगा, इसके ऊपर वाला टॉप कर जाएगा। ये तो इसका स्थान फिक्स है, जो सबसे नीचे है इसका स्थान फिक्स है, इसके नीचे जा ही नहीं सकता, इसके नीचे ये जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने जरा से मेहनत में कमी की तो नीचे वाला टॉप कर जाएगा। इसको एक बार टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस मुकाम पर काबिल रहना बहुत बड़ी बात है। शायद सबको समझ में नहीं आया होगा, कुछ को ही समझ में आया होगा कि टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस मंजिल पर हमेशा कायम रहना, ताकि कोई आपको टॉप करके आगे न निकलने पाए। इसलिए आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा, आप हमेशा बेहतर दीजिएगा, हमेशा सफलता आपके कदम चुमेगी। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो एक हकीकत अपने मन में बैठा लीजिएगा कि आप लगातार पढ़िएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा। दो बातें होगी, या तो आपको अधिकारी बना जाएगी या तो शिक्षक। कहेंगे सर अधिकारी कैसे? आपका ज्ञान ज्यादा होगा तो बड़ी परीक्षाएं बीट करेंगे, हो सकता है पीसीएस हो जाए, हो सकता है बड़े अधिकारी हो जाए, हो सकता है सचिवालय में आपकी नियुक्ति हो जाए, हो सकता है टीजीटी पीजीटी में हो जाए, क्योंकि हो सकता है प्रवक्ता हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सोच संकीर्ण हो, आप अपनी सोच को बढ़ाइए, आपके सफलता की परिधि। जैसे अगर आप अपनी जो मेहनत की त्रिज्या बढ़ाएंगे ना, तो आपकी सफलता की जो परिधि बढ़ जाएगी। जैसे अगर किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, किसी वर्ग की भुजा बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अपनी मेहनत की त्रिज्या जब बढ़ाएंगे तो आपकी सफलता का क्षेत्रफल और परिधि दोनों बढ़ेगा। यकीन मानिए ये सत्य है, और ये आपने पढ़ा भी हाल में। एक और सवाल आपके मन में आ रहा है जो सबसे ज्यादा, कि सर भर्ती कब होगी, भर्ती कब होगी? इस बार यूपी टेट की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। 25 फरवरी को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहली जो तैयारी होगी माननीय सरकार की, वो आपके लिए एक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराना। अभी तक ये था कि 23,000 पद थे, उसमें से 8,500 पद, 6200 पद, लगभग 69 जन जुड़ गए थे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है वो पद नहीं जुड़ेंगे। मुझे नहीं पता कितने पदों पर भर्ती होगी, लेकिन हाँ, जितने भी पदों पर भर्ती होगी, क्या आप अपनी उम्मीदवारी डंके पे चोट पर प्रस्तुत करते हैं? क्या अपने आप में ये माने हैं कि मैं कह दूंगा आपको एक सीट के लिए लड़ना है? ये सच्चाई भी है, कोरी झूठ भी है। ये कोरी सच्चाई भी है और कोरी झूठ भी है। ये कोरी सच्चाई भी है, कोरी झूठ भी है। मैं अभी बताऊंगा कैसे दोनों ही है। लेकिन आप क्या इतना आपके अंदर क्षमता है कि आप इतने पदों में से एक नौकरी अपने लिए ले सकते हैं? एक छोटा सवाल था, एच भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक छोटा सवाल आपसे है, क्या मान लेते हैं अगर 2 लाख पदों पर भर्ती आ गई, 8 लाख लोग पास हैं, क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? एक छोटा सवाल मेरी आपसे है, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। 8 लाख लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे, अगर 2 लाख नौकरी मिलती है, पद पर विज्ञप्ति होती है, क्या इस बात की गारंटी है कि आपको नौकरी मिलेगी? आखिर आप में ऐसा क्या बेहतर है जो आपको नौकरी दिलाएगी? क्या 6 लाख लोग और जो होंगे, क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे? आखिर किस आधार पर आपको नौकरी मिलेगी? आखिर आपके अंदर क्या ऐसा बेहतर है जो आपको नौकरी दिलाएगी? जरा कमेंट करके मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बस एक छोटा सवाल है कि अगर 2 लाख पद पे भर्ती होती है, एक सपोज दैट 8 लाख अभ्यर्थी हैं, तो क्या 6 लाख क्यों नहीं होगी, 2 लाख की ही क्यों होगी, और आपकी नियुक्ति क्यों होगी? इस सवाल का जवाब अगर आपके जहन में आ जाएगा तो आप किताबी दुनिया से कभी दूर नहीं जाएंगे, गुमराह नहीं होंगे, अफवाहों पे नहीं भागेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके ज्यादा अंक आएंगे, राइट डायरेक्शन में जो मेहनत करेगा उसके ज्यादा अंक आएंगे। एक यही बात समझिएगा कि जो 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है,
क्या वही सफल होगा? राइट डायरेक्शन में जो पढ़ेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सुपर टेट की तैयारी के लिए लोग करंट पढ़ रहे हैं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, करंट पढ़ रहे हैं, 2020 से करंट पढ़ रहे हैं। जितना समय उन्होंने अगर प्रतिदिन 30 मिनट अपने करंट पर दिया, मेरी बात समझिएगा, 2020 से करंट पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। आज क्या उनको करंट याद है? नहीं याद है। अगर याद है कि उस करंट का प्रयोग आगामी परीक्षा में होगा, नहीं होगा। तो वह उस 30 मिनट में प्रतिदिन उन्होंने अगर अपने किसी एक विषय को पढ़ा होता, अगर एक दिन में एक प्रश्न याद किया होता, तो 2 साल में 800 प्रश्न आपको याद होते। लेकिन आपको वह करंट नहीं याद है, वह करंट का कोई प्रयोग नहीं है। आज भी लोग सबसे ज्यादा करंट पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा फोकस दिन रात करंट पे। करंट परीक्षा की तृतीय परीक्षा आभास जब हो तब शुरू करिएगा, उसके पहले अपने कमजोर विषय को मजबूत करिएगा। 30 नंबर में करंट और विविध है, जिसमें से कम 12 से 18 नंबर करंट के आएंगे, बाकी तो विविध के प्रश्न आएंगे। विविध में क्या क्या पढ़ा आपने? क्या आपको पता विविध का सिलेबस क्या है? क्या आपको पता विविध का सिलेबस क्या है? आधे से ज्यादा अंक उसमें विविध है। करंट अफेयर एक टॉपिक है, 9 टॉपिक विविध का है, 9 टॉपिक विविध का है। आपने विविध में क्या क्या पढ़ा? आप आज ये सोचिएगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के विविध के सिलेबस में क्या क्या है। खुद से सोचिएगा, मुझे नहीं, खुद से सोचिएगा। आज जो करंट 2021 में जो आपने पढ़ा था, क्या उसका प्रयोग आगामी भर्ती में होगा? नहीं होगा। समय ज्ञान आपका एक एग्जाम्पल है, समय बर्बाद हुआ। उतने समय में अगर आपने कुछ और चीजें पढ़ी होती, चाहे गणित पढ़ा होता, चाहे संविधान के अनुच्छेद याद किए होते, तो 395 अनुच्छेद याद हो गए होते, आज तक हो गए होते ना। तो ये हो गया। दूसरी बात, भर्ती की राह कब तक आएगी? तो जहां तक मेरा एक अंदाजा है, कोई सत्य नहीं है, मई या जून आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। मई या जून में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। पद कम होगा, ये सत्य है, कटु सत्य। कितना होगा मुझे नहीं पता, पद कम होंगे। कितने होंगे मुझे नहीं पता, इस बात मुझे मत कहिएगा सर आपने कह दिया तो कम हो गए। मेरे न कहने से बढ़ जाएंगे न कम हो जाएंगे। हम तो कहेंगे भैया सबको नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं मिलनी है, मेरे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो पद कम होंगे, कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभ्यर्थी ज्यादा होंगे। तो आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी? क्यों आप भी सरकारी शिक्षक बनेंगे? अगर आपके गुणांक ज्यादा है तो खुश मत होइएगा, क्योंकि आपके लिए पहला सीढ़ी पार करना है। अगर आप पार सही नहीं कर पाएंगे तो आपके गुणांक का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या पढ़ना है ये माने नहीं रखता, क्या क्या नहीं पढ़ना है यह भी आपके सफलता में माने रखता है। हार्ड वर्क के साथ साथ राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि अब नौकरी कठिन होती जा रही है। मुंह से कहना आसान है, लेकिन वास्तविकता आने वाला हर परीक्षा, जैसे एक मोबाइल फोन के बाद जब अगला फोन लॉन्च होता है, जो एक मोबाइल के बाद अगला फोन लॉन्च होता है उससे ज्यादा एडवांस होता है। एक पीढ़ी के बाद जब अगली पीढ़ी जन्म लेती है उससे एडवांस होती है। मेरे पापा को फोन उठाना होता है तो उनको यह पता है कि यहां बटन दबा देंगे तो हरियर का दबा देंगे तो फोन उठ जाएगा, ललका काट देंगे। अगर मेरा एंड्रॉइड फोन पड़ा है, मेरा आईफोन पड़ा है, तो मेरे पापा फोन नहीं उठा सकते। लेकिन अब जो जनरेशन है, जो अब पैदा हो रही है, वो पैदा होते ही मोबाइल चला रही है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन उससे ज्यादा एडवांस होती है। जो 1950-52 के दशक में, 1960 के दशक में जो ओलंपिक का गोल्ड हुआ करता था, मतलब जो उस स्पर्धा में जिस पर गोल्ड मिलता था, आज वो ओलंपिक का क्वालिफायर है। माने अगर उतना करेंगे जो उस समय गोल्ड लाते थे, तब ओलंपिक क्वालिफाई करके जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इससे हमें 2 बात सीखना है। एक समय था 200 रन बनाने वाला विश्व कप लाया करता था। भारत ने बता दिया कि 200 भारत का एक खिलाड़ी मार सकता है। 200 अंक रन एक अकेला खिलाड़ी बना सकता है भारत में, और 200 रन बनाकर दुनिया विश्व कप जीता करती थी। इससे सिद्ध होता है कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे खेल हो, पढ़ाई हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, लगातार आने वाले हर एक दिन में कंपटीशन बढ़ेगा। और आज भी अन्य विभागों की अपेक्षा देखा जाए तो सरकारी शिक्षक बनने में अगर उतनी मेहनत जितना अन्य विभाग में कर रहे हैं, तो शायद आपका परिणाम सदैव सकारात्मक रहेगा।
बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हो सकता है मेरी सत्य बात है, कड़वी होगी, टू द पॉइंट होगी, इसलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी। भर्ती कितना होगा, पद कितना, पद कम होगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्यों मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 लाख पे हो जाए भाई, 3 लाख पे भी हो सकता है, 3 लाख पदों पर भी हो सकता है, मुझे नहीं। लेकिन अगर 2 लाख पद पर भी हो रहा है तो क्या सबको नियुक्ति मिल जाएगी? एक छोटा सवाल है, क्या आपको भी नियुक्ति मिल जाएगी? डिमोरलाइज मत होइएगा, बस एक सवाल है। जब सब टेट नहीं पास हो सकते, जब 100% टेट नहीं पास हो सकते, तो पद चाहे जितना हो, क्या 100% आपको नौकरी मिल जाएगी? सच्चाई है जो 8 लाख लोग आवेदन करेंगे, 2 लाख पद होगा, 3 लाख पद होगा या 5 लाख पद होगा, तब भी वो 2 लाख कौन है जिनको नौकरी नहीं मिलेगी? वो आखिर 2 लाख कौन होंगे? कुछ के उम्र गलत हो जाते हैं, कुछ के प्रश्न गलत हो जाते हैं, कुछ को टाइम नहीं मिल पाता, कुछ पढ़ते वो परीक्षा में नहीं आता, कुछ घबरा जाते हैं, ठीक है? तो सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। मैं अब आपके सवाल लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाद में जुड़े हैं उस वीडियो को प्रारंभ से देख लेंगे। आपको एक सरकारी शिक्षक बनाने में ये 30 मिनट की वीडियो काफी मददगार होगी। मेरी किसी भी बात से किसी व्यक्ति विशेष, समूह, वर्ग समूह, जाति समूह, जाति विशेष, किसी भी के अंतःकरण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई ठेस लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे और एक अभ्यर्थी के रूप में मैंने आज आपको बताया, एज ए शिक्षक के रूप में नहीं। मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैंने अपनी बातें रखी। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, इसे अन्यथा में ना लीजिएगा। अब मैं आप सभी के कमेंट लेता हूं। एक लास्ट में एक छोटा सा निवेदन, और मैं आपके सभी के सवाल लूंगा। पहला कि 2 डोज की टीका जरूर लीजिएगा सभी लोग। तीसरा कि अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, मतदाता सूची में नाम है, तो मतदान जरूर करिएगा, खुद करिएगा और उन्हें प्रेरित करिएगा मतदान करने के लिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। बतौर अब एक सरकारी कर्मचारी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार निर्वाचन में आप मतदाता न रहें, एक निर्वाचन कर्मचारी बने, एक निर्वाचक अधिकारी बने। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं या वे सभी अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, इस बार वो मतदाता बने। हो सकता है जो शिक्षक वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भगवान करे अगले बार कर्मचारी से वो अधिकारी बने। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आप अगले चुनाव में, आगामी जो चुनाव हो उसमें निर्वाचन आयोग के एक कर्मचारी रहे, एक मतदाता ना रहे। तो आज से अपने आप के अंदर एक चीज ये मानिएगा, जो सोचता आदमी वही होता है। आज से आप ये सोचिएगा कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने सफलता को प्राप्त कर लिए हैं, तब आपको लगेगा नहीं यार ये कमी है, ये कमी है। आप मेहनत में और इजाफा करेंगे। किसी ने कमेंट किया आप लोग खुद के नोट्स बनाए, एकदम सही उन्होंने बताया है। किसी ने कमेंट किया खुद के नोट्स बनाए किसी के नाले, मैं बहुत उनका सहृदय स्वागत करता हूं। खुद के नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ें। कभी बच्चों को कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 10 में एडमिशन ना कराएं। हम बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? बच्चा जब हिंदी पढ़ना सीख जाता है, हम उसे स्कूल क्यों भेजते हैं? उसे घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं ना। आखिर स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्यों स्कूल भेजा जाता है? नदी में तैरने के लिए हम किसी तैराक के साथ क्यों तैरना सीखते हैं, जबकि तैरना तो खुद होता है। पढ़ना खुद है। आपको बिना पढ़े आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये कोरी सच्चाई है। अगर आप नहीं पढ़े आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। किसी के पास कोई जड़ी नहीं है कि आपको सुंघा दिया, आपको पिला दिया, आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे, कतई नहीं है। मेहनत आपको करना है। लेकिन फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या आपको तैरना सीखना है या जहाज उड़ना सीखना है तो जहाज में बैठ गए खुद से उड़ाना शुरू कर देंगे? एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं अन्यथा मत लीजिए। किसी के प्रश्न का जवाब है, किसी ने भी कमेंट किया है कि खुद से बनाइए, सब खुद का बना सबसे बेस्ट होता है। लेकिन एक सवाल है उन्हीं महोदय से कि अगर आपको जहाज उड़ानी है तो क्या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? क्या खुद से आपको तबीयत खराब होगी या मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर से ब्लडिंग हो रही है, तो मैं अपने हाथ से अपना पैर सिल लूं
कि हो गया, टाके लग गए और खुद से दवा की दुकान में जाऊं, मुट्ठी लगाऊं, दवा खा लूं। अगर मुझे कोई बीमारी होती है, मैं खुद से जाऊं और दवा के मेडिकल में हाथ लगाऊं, दवा लाऊं, मुंह में खा जाऊं, क्या मुझे तबीयत आराम हो जाएगी? क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? छोटा सवाल था, आपके सवाल का सवाल था। ठीक है। दूसरी बात, एक सवाल किसी ने और कमेंट किया है कि हम किताबें बहुत महंगी, ये बताइए, आपको जब फोन खरीदना होता है ना तो सोचते हैं अच्छा खरीदें, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन बढ़िया खरीदे, एक ही बार खरीदते हैं। जब आपको रेस्टोरेंट में जाना होता है, मॉल में जाना होता है, तो ये नहीं सोचते थोड़ा सा पैसा लगा ले, बढ़िया खरीदे। लेकिन जब आपको किताब खरीदनी होती है तो सबसे ज्यादा महंगा लगता है। 10,000 का फोन आपको सस्ता लगता है, लेकिन 25 रुपए किताब आपको महंगी लगती है। कहते हैं यार 18 रुपया ले लो, 20 रुपया ले लो, कौन पढ़ेगा, तो रद्दी में मिल जाता है। ये व्यक्ति विशेष की या आपकी केवल अपनी मानसिकता नहीं है, ये कुछ लोगों की सोच है कि आज भी हम जिससे मेरा करियर बनेगा, जिससे मेरा जीवन सुधरेगा, उस पर नहीं, अपने लाइफ स्टाइल पे कपड़े खरीदने होते हैं, कलम खरीदने होते हैं। ये 20 रुपया लगा के बढ़िया कपड़ा खरीद लो। मोबाइल ले लो, 2 कैमरा वाला, 3 वाला ले लो, 4 कैमरा ले लो, 5 कैमरा वाला ले लो, कुछ दिन रुक के लो और महंगा वाला ले लो, नया लॉन्च हो जाए तब लो। लेकिन जब किताब खरीदने की बात आती है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार 25 रुपया किताब, 20 रुपया दे, नहीं पढ़ेंगे यार, मांग के पढ़ लेंगे। तो मैंने बताया ना, अगर 3 लाख भी भर्ती आती है और 8 लाख लोग हैं तो 5 लाख का चयन नहीं होता। 5 लाख का चयन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जितना पद है चयन उतने लोग का होना है। तो उनका क्यों नहीं होगा, उनका क्यों होगा? ये छोटा सवाल आपसे है। जैसे मान लीजिए 8 पदों पर भर्ती आई, 100 लोगों ने आवेदन किया है, तो नौकरी कितने को मिलेगी? 8 लोग को मिलेगी ना, बाकी 92 लोग को क्यों नहीं मिलेगी? क्या दोनों की सोच में ऐसा क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता होगा? बस यही सवाल था आपका। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूं फटाफट। आपको क्या पढ़ना है आज आप ये डिसाइड करेंगे। आज आप अपने घर पर पहला काम, सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे ई लर्निंग वाले डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां आपको पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम मिल गया है। उस पाठ्यक्रम को आज रखिएगा। आज रात एक छोटा सा काम करिएगा मेरे कहने पे, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, इतना काम करिएगा। कल से आपको क्या करना है आपको खुद पता हो जाएगा। बाकी मैं आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आ रहा हूं प्रतिदिन। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास लेकर, बाकी टीचर का नहीं, क्योंकि भाई उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, क्योंकि पढ़ाना शौक नहीं, मजबूरियां होती हैं, तो उनका अलग है। लेकिन मेरी जो क्लासेज होंगी वो आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी। मैं हफ्ते में एक दिन 150% जैसे परीक्षा में आते हैं, शनिवार के दिन 150% सुपर टेट के सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग जुड़िएगा शनिवार रात 8 बजे, बाकी दिन 9:30 बजे 50 प्रश्नों की तैयारी, जीएस, जीके, विविध, करंट, साइंस, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कंप्यूटर, इन 60 प्रश्नों की तैयारी प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मेरे द्वारा चलेगा। आपको आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक क्लास 10 बजे होगी, शाम की 3 बजे होगी, 7 बजे होगी, 8 बजे होगी। इसके साथ एक और यूट्यूब चैनल है, टेट सुपर टेट विद दुर्गेश, कुछ वीडियो आपको वहां पर भी मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। करंट पर अब कम फोकस करके विविध पर फोकस कर लीजिए, मेरा व्यक्तिगत सलाह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका गुणांक निकालना मैंने बता दिया। अब मुझे बार बार प्रेशराइज न कर, मैं आपके सवाल ले लेता हूं। जितने लोग हैं मैं फटाफट सवाल ले लेता हूं। देखिए वीडियो आपकी लाइव चल रही थी और हम आप लोग लाइव एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने बताया जिसका 25 गुणांक हो उसको कितने अंक लाने हैं, जिसके 25 गुणांक उसे 50 गुणांक और लाने, 75 पहुंचना है। तो 50 के लिए आपको कितने प्रश्न करने होंगे? 50 गुणांक अर्जित करने के लिए आपको कितने? 125 अंक अर्जित करने होंगे। अगर 75 के नियर अबाउट पहुंचना है तब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पेपर बहुत कठिन होगा तो और कम आएगा। लेकिन आप जैसे इतने तेज लोग हैं और जो 2012 से हाई स्कूल पास हैं, उनके गुणांक ज्यादा है। मेरी बात समझिएगा ना, मतलब मैं वही बताता हूं जो मेरा अनुभव, जो फैक्ट चीजें होती हैं। तो आप लोग इस पर कर लीजिएगा कितना लाना है। अब मैं व्यक्ति लोग अलग अलग नहीं बताऊंगा ना। आप पढ़े लिखे सरकारी मास्टर या मास्टराइन बनने जा रहे हैं, इतना तो गुणा करिए। 5 प्रश्न सही करेंगे सुपर टेट के तो 2 गुणांक बनेंगे। 5 प्रश्न सही करेंगे 2 गुणांक बनेंगे। अब आप जोड़ लीजिएगा। और कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू। जो वीडियो को पूरा देखेगा उसी को समझ में आएगा उसे करना क्या है। जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, एक बार नहीं 2 बार देखेगा, हो सकता है ये 50 मिनट का वीडियो आपको कल का सरकारी
अध्यापक या अध्यापिका बना दे। आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि जिस दिन आप अपना सपना पूरा कर देंगे, जिस दिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, उससे पता क्या होगा, जो हमारे आसपास के छोटे भाई बहन है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, लोग उनको कहेंगे फलानवा बिटिया मास्टराइन बनेगा, फलानवा बेटवा मास्टर बनेगा, तहु पढ़ा तहु मास्टर होगा, तहु मास्टर। लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए ना, तो कहेंगे फलानवा बिटिया 3 साल कोचिंग पढ़े, फलाना बेटा 5 साल से तैयारी के, 2 लाख रुपया लगा बीएड के, बीटीसी के, डीएलएड के, कुछ ना घास छिलत बा तो कर भाई है। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरा जो समाज है, जो हमारे छोटे भाई बहन है जो भी पढ़ रहे हैं, उनको लोग पढ़ने नहीं देंगे, उनके लिए पढ़ाई पे पैसे खर्च नहीं करेंगे। वही सोचेंगे कि इतना पैसा पढ़ाई पे खर्चा करना, बड़े एक दुकान में खोल दे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं किताब इतना महंगा, किताब क्यों खरीदे? फोन खरीद सकते हैं महंगा, मोबाइल महंगा खरीद सकते हैं, ईयरफोन महंगा खरीद सकते हैं, कपड़े महंगे खरीद सकते हैं, खाना महंगा खा सकते हैं, चाय महंगा कर सकते हैं, लेकिन किताब महंगी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच वहीं तक है, वो वहीं तक सोचते हैं, वो किताबों पर, कलम पर, कॉपियों पर पैसे नहीं खर्च कर सकते। बाकी उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। एक सवाल आ रहा है, क्या टेट के नंबर जुड़ेंगे? अभी तक फिलहाल बेसिक शिक्षा नियमावली जो है आपका, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपके टेट के अंक जोड़े जाएं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपके टेट के अंक जोड़े जाएं। और यह भी जरूरी नहीं है जिसका 20 गुणांक उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और यह भी जरूरी नहीं है जिसका गुणांक 35 उसको नौकरी मिल जाएगी। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यह भी कतई जरूरी नहीं है जिसका 20 गुणांक है उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और जिसका 35 गुणांक है उसे नौकरी पकड़ कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, यह परिणाम बताएगा, यह समय बताएगा। परीक्षा हाल से जब बाहर निकलेंगे तो आपको मार्कशीट आपका बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ भाई, जो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आप लगाइए, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है लगाइए, आपके पास एससी का सर्टिफिकेट लगाइए, एसटी का लगाइए, पीएच का लगाइए, जो सर्टिफिकेट है आप अपना लगाइए। अब एक सवाल आ रहा है, जो पुअर है, एक क्वेश्चन आया है कि जो पुअर है उनके पास 4G का सिम, अच्छा किसी ने कमेंट किया है जो गरीब है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास 4G का सिम नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूं या किसी से मैं कहूं कि पहले उनको फोन दिलाया जाए, एक बढ़िया महंगा फोन दिलाया जाए, उसमें 4G का रिचार्ज कराया जाए और फिर वो पढ़ना शुरू करें, या एक लूसेंट की किताब खरीद लेंगे 100 रुपए की। देखिए जो गरीब है, अगर वो 100 रुपए की लूसेंट किताब नहीं खरीद सकते तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पहले तो वो भाई स्मार्टफोन, क्योंकि जो कहता है मैं गरीब हूं वो एक अच्छा स्मार्टफोन लेता है, बेजार के स्मार्टफोन से वो 4G 700 वाले रिचार्ज से कमेंट करता है कि मैं गरीब हूं। ये मेरा सौभाग्य है। और कोई सवाल आपका? देखिए किसी ने कमेंट किया मैं आपकी कोचिंग में फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है मैं आपके यहाँ फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई नहीं पढ़ाता। सबके बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ बाप हैं, वो घर से आए जाएंगे, उनका किराया लगेगा, उनका समय लगेगा। और कोई सवाल आपका? एक प्रश्न आ रहा है, 84 यूपी टेट पास है भैया, 90 सामान्य, बाकी 82 पास है, टेट या सीटेट। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। कल से क्लासेज आपकी रेगुलर होंगी, कल से मेरी क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी। तो आप सभी साथी जो लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग कल से मेरी क्लास को लाइव देखेंगे? निःशुल्क क्लास जो होगी मेरी, शाम के 60 नंबर की तैयारी होगी और दिन में थियरी चलेगी। जैसे थियरी अभी भारतीय संविधान चल रही है, उसके साथ साथ जीवन कौशल की सीरीज, ये 2 सीरीज है जो आपका प्रतिदिन लाइव चलेगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कल से क्लास पढ़ेंगे? जरा कमेंट करके बताएं, जो लोग भी देख रहे हैं। आप सभी का थैंक यू। सर मेरा यूपी टेट में 90 नंबर है, क्या मैं सुपर, अरे भैया आप पास हैं, सुपर टेट दे सकते हैं, चाहे टेट या सीटेट पास है, सुपर टेट परीक्षा दे सकते हैं अगर परीक्षा होती है तो। आप लोग पता नहीं कहां से पढ़ते हैं, आप लोग कौन ये सब चीजें बताता है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग को ये ज्ञान कहां से आ जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपकी अंतरात्मा कहे, अगर आपका दिल कहे कि वास्तव में ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो वीडियो को शेयर करिएगा। आपकी अंतरात्मा क्या लाइक करने का तो लाइक करिएगा। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मतदान जरूर करिएगा, बूथ तक जरूर जाइएगा, उन सभी को बताइएगा जिनका मतदाता सूची में नाम है मतदान करें। दोनों डोज वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। और हाँ, भगवान करे अगली बार आप मतदाता न रहे, मतदान कर्मी रहें। और अगर आप मतदान कर्मियों की मेरी वीडियो देख रहे हैं
अगली बार मतदान अधिकारी बने, मतदान अधिकारी बने। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं और आप सभी को मतदान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कौन सी किताब पढ़नी, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। कल से मेरी क्लासें रेगुलर होंगी, आप चाहें तो जुड़कर पढ़ सकते हैं। थैंक यू आप सभी का। बुक मैंने बताया, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई सवाल? एनआईएस डीएलएड के लिए वो जारी होगा, तब एक बार देख लीजिएगा। अभी एनआईएस डीएलएड के लिए मेरा पढ़ा हुआ ईवीएस आया। अच्छे लोग सवाल कर रहे हैं सर आपके नोट से सवाल आए हैं लेकिन 2017 के ही रिपीट है। तो मैं आपको बताऊं, चाहे 2017 का टेट रहा हो, 4,500 रहा हो, मेरे नोट से हुबहू प्रश्न आए हैं। 69,000 से हुबहू प्रश्न आए हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती जो 1800 पदों पर हुआ, उस पर भी हमारे नोट से ज्यादा प्रश्न आए हैं। और अगर आज फिर से प्रश्न आए हैं तो ये अगर ना आते तो आप यही कहते हैं कि आपके नोट से सवाल नहीं आते। अगर नोट से 90% सवाल आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि रिपीटेड प्रश्न है। कोई परीक्षा हो, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती रहा हो, चाहे वो सीटेट रहा हो, चाहे वो 69,000 की परीक्षा रहा हो, 68,500 रहा हो, वहां से प्रश्न फंस रहे हैं ना। चाहे वो 2020 का टेट रहा हो, चाहे 19 का टेट रहा हो, प्रश्न आ रहे हैं ना। जब प्रश्न आ रहे हैं नोट से तो नोट्स अच्छे हैं। इस बात पे न ध्यान देकर कुछ लोग ये कह रहे हैं 17 का था इसलिए नोट से आ गया। पेपर में नोट्स में आए ना, जूनियर शिक्षक भर्ती के पेपर में प्रश्न हुबहू आए ना। तो क्यों निगेटिव सोचते हैं, क्यों पॉजिटिव नहीं सोचते? क्यों ये सोचते हैं कि बीटीसी बीएड करने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे? क्यों ये नहीं सोचते कि आप जरूर सरकारी टीचर होंगे, आप जरूर कल के अध्यापक होंगे? सकारात्मक सोचिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू। जीएस के लिए बेस्ट बुक लूसेंट, जीएस के लिए बेस्ट बुक लूसेंट। और कोई सवाल? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यूपी टेट दे सकते हैं, 12 कॉमर्स में कुछ भी दे सकते हैं भैया, उससे कोई मतलब नहीं है। कल से जो क्लास स्टार्ट होगी उसका लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। टेलीग्राम पर 3 विषय 2 की थियरी चली, थियरी समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट जैसे पढ़ाया जाता है। एक जीएस का भारतीय संविधान, 10 नंबर में जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, विज्ञान, वो सीरीज आपको चलेगी। एक 10 बजे सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि अपलोडेड मिलेगी ताकि लोग पूरा देखें। 1 बजे मिलेगी, शाम के 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, रात के 8 बजे, 9:30 बजे, लेकिन सभी का लिंक टेलीग्राम पर। और हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 50 प्रैक्टिस सेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा के 50 प्रैक्टिस सेट ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। वैकेंसी आएगी या नहीं? अच्छा, अब आप बताइए, मैंने अभी क्या कहा कि जो आईएएस की तैयारी करता है बंदा, हाई स्कूल में जब होता है, वो उसके माँ बाप सोच रहे थे बच्चे को अपने आईएएस बनाना है, बिटिया को अपने आईएएस बनाना है, तब से वो आईएएस की तैयारी करता है। क्या सोचता है भर्ती कब आएगी? भर्ती आज नहीं तो कल आएगी ना। हो सकता है 1 महीने की देरी से आए, 2 महीने की देरी से आए, 6 महीने की देरी से आए। ये तो सत्य है कि भर्ती आएगी, ये सत्य है ना, भर्ती आएगी। लेकिन ये नहीं सत्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये जरूर सत्य है, भर्ती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? 25 को। भर्ती कितनी आएगा ये हमें खुद को नहीं पता कितनी आएगी। वो परीक्षा के विषय मुझे नहीं पता क्या होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो बाद में जुड़े वीडियो को पूरा देखेंगे, सारे सवाल के जवाब मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके थियरी, पूरी थियरी पढ़ाएंगे, पूरी थियरी सब्जेक्ट क्रम बाई क्रम पढ़ाएंगे डेली। एक सब्जेक्ट खत्म होगा दूसरा, जैसे भारतीय संविधान खत्म होगा, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, पर्यावरणीय अध्ययन, जो आपका सिलेबस में है, करेंट, विविध, क्रम से एकदम थियरी आपको पढ़ाएंगे डेली। कभी छोटी वीडियो, कभी बड़ी वीडियो बना के अपलोड। थैंक यू आप सभी का। भैया यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट 25 तारीख को आ रहा है। 2018 वैलिड है भैया, 2019 बैच वैलिड हो जाएगा। अच्छा, सुपर सीटेट का रिजल्ट 28 तारीख तक आ जाएगा। सीटेट का रिजल्ट 28 से 29 तारीख तक आ जाएगा। सीटेट जो भी हुआ है 28 से 29 तक आ जाएगा। आंसर की परसों आ सकती है, यूपी टेट के आंसर की परसों आ सकती है। एकेडमी मार्क्स जोड़े जाएंगे। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। कल से हम लोग क्लास पढ़ते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क होगी, तब तक होगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। 9:30 बजे क्लास तब तक मत छोड़िएगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। उस क्लास का कोई तोड़ नहीं है, जितने भी यूट्यूब चैनल है जाके देख लीजिएगा। थैंक यू आप सभी का।
भैया ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर बात कर लीजिएगा, वहां वो बताएंगे। हाँ, थियरी से नोट्स बना लीजिए, बेस्ट होंगे आपके। सीटेट वाले भी सुपर टेट दे सकते हैं, यूपी टेट वाले भी सुपर टेट दे सकते हैं। और कोई सवाल? मतदान जरूर करिएगा आप सब। यूपी टेट की मार्कशीट कैसे मिलेगी यार? जिस जिले से दी उस जिले की डायरेक्ट से मिलेगी। बी एलिजिबल है, नोट्स बना ले थियरी से। और कोई सवाल आपका? थैंक यू आप सभी का। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप लाइव देख रहे थे, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। यशस्वी रीटी तैयारी करा दी, ठीक है, थैंक यू आप सभी का। कल से मिलते हैं क्लास में, मेरे साथ पढ़िएगा। पूरी क्लास गणित की, एक क्लास गणित की, एक जीएसजीके की, एक विविध जीएसजीके साइंस, मतलब मिलाकर होगा। माने हम आधी थियरी 80 नंबर की तैयारी प्रतिदिन करते चलेंगे, क्रमवार रूप से थियरी पढ़ेंगे, थियरी। और उसकी नोट्स बनाइएगा, और ना बनाना हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स ले सकते हैं, दोनों आपके पास चांस है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जो बाद में जुड़े हैं वीडियो को शुरू से देख लेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी।
और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012।